यूनिट 11.2 मार्केटिंग मिक्स कॉन्सेप्ट एंड एलिमेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम के व्यू पॉइंट से। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है मीनिंग ऑफ मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स क्या होता है तो ध्यान से पढ़ेंगे। इट रेफर्स टू द कम्बिनेशन ऑफ कंट्रोलेबल फैक्टर्स और वेरिएबल्स चूजन बाय अ फर्म टू प्रिपेयर इट्स मार्केटिंग ऑफरिंग। दूसरे वर्ड में कहेंगे द पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय मैन्युफैक्चरर्स टू अटेन सक्सेस इन द मार्केट कंस्टिट्यूट द मार्केटिंग मिक्स। सीधा सीधी समझो बच्चों कि मार्केटिंग में बहुत सारा एक्टिविटीज किया जाता है और ये मार्केटिंग एक्टिविटीज आपका सफल हो, सक्सेस हो, इसके लिए जो भी पॉलिसीज बनाए जाते हैं, जो भी डिसीजंस बनाए जाते हैं, जो भी स्ट्रैटेजी बनाया जाता है, इसे हम क्या कहेंगे? मार्केटिंग मिक्स। तो मार्केटिंग मिक्स क्या हो गया? सेट ऑफ पॉलिसी। मार्केटिंग मिक्स क्या हो गया? सेट ऑफ पॉलिसीज। मार्केटिंग मिक्स क्या हो गया? सेट ऑफ डिसीजंस। और मार्केटिंग मिक्स क्या हो गया? इसको हम सेट ऑफ स्ट्रैटेजी भी कहते हैं, सेट ऑफ स्ट्रैटेजीज। और ये इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो मार्केटिंग एक्टिविटीज है, हमारा जो मार्केटिंग एक्टिविटीज हो क्या हो? सफल हो, सक्सेस हो। तो फिर से बोल दे रहे हैं, मार्केटिंग एक्टिविटीज को सफल बनाने के लिए जो भी पॉलिसीज बनाए जाते हैं, जो भी डिसीजंस बनाए जाते हैं या स्ट्रैटेजी बनाया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? मार्केटिंग मिक्स। और जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं या सेलर्स हैं, वो मार्केट में सफल होने के लिए, मार्केट में सफल होने का मतलब कि उनका प्रोडक्ट अधिक से अधिक बिके, तो जितने भी सेलर मैन्युफैक्चरर है मार्केट में सफल होने के लिए वो क्या करते हैं? पॉलिसीज बनाते हैं, डिसीजंस बनाते हैं, स्ट्रैटेजी लेते हैं ताकि मार्केट में वो सफल हो सके, उनका मार्केटिंग एक्टिविटीज सक्सेस हो। ये सारे सेट ऑफ डिसीजन, सेट ऑफ पॉलिसीज, सेट ऑफ स्ट्रैटेजी को हम क्या कहेंगे? मार्केटिंग मिक्स। नेक्स्ट, अच्छा एक और लाइन, द फर्म्स टास्क is to find the best setting for its marketing decision variables and setting constitutes its marketing। मतलब कि मार्केटिंग का काम हमारा बेस्ट हो। हम जो मार्केटिंग में जो भी हम डिसीजन ले रहे हैं, जो भी पॉलिसी ले रहे हैं, वो इसलिए ले रहे हैं ताकि हमारा मार्केटिंग एक्टिविटी सफल हो। इसी को हम लोग मार्केटिंग मिक्स कहते हैं। अब मार्केटिंग मिक्स में हम क्या क्या डिसीजन लेते हैं? तो 4 तरह के डिसीजन लिया जाता है। एक प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर हम डिसीजन लेंगे तो प्रोडक्ट मिक्स कहलाएगा। प्राइस से रिलेटेड डिसीजन लेंगे कि किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस कितना होना चाहिए, ये आपका प्राइस मिक्स कहलाएगा। अब प्लेस से रिलेटेड अगर हम डिसीजन ले रहे हैं तो हमारा क्या कहलाएगा? प्लेस मिक्स। और गुड्स का प्रमोशन कैसे करेंगे, प्रोडक्ट का प्रमोशन कैसे करना है, इसके संबंध में जो हम डिसीजन लेते हैं उसे हम कहते हैं प्रमोशन मिक्स। तो मार्केटिंग मिक्स में टोटल 4 एलिमेंट्स आते हैं। और मार्केटिंग मिक्स के बारे में एक और लाइन यहाँ भी है, मार्केटिंग मिक्स रेफर्स टू द सेट ऑफ स्ट्रैटेजीज एंड टूल्स। पहला लाइन है, मार्केटिंग मिक्स क्या है? स्ट्रैटेजी और टूल्स का सेट है। मार्केटिंग मिक्स में हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं, मार्केटिंग मिक्स में हम क्या करते हैं? डिसीजंस बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, और उस पॉलिसीज, उस डिसीजंस, उस स्ट्रैटेजी को बिजनेस यूज करता है अपने गुड्स को प्रमोट करने के लिए और अपने गुड्स को सेल करने के लिए। मार्केटिंग को हम 4P के नाम से भी जानते हैं। मार्केटिंग मिक्स में आपका 4 एलिमेंट्स है, उसको आप लोग ध्यान से पढ़ोगे, जो कि हम लोग अगले स्लाइड में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला मिक्स क्या है? प्रोडक्ट मिक्स। तो प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है? ध्यान से सुनोगे, एकदम सिंपल सा डिफिनीशन है प्रोडक्ट मिक्स का। प्रोडक्ट मिक्स का मतलब कि प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी पॉलिसी बनाया जाता है, जो भी डिसीजंस बनाए जाते हैं, जो भी स्ट्रैटेजी बनाया जाता है ताकि मार्केट में अधिक से अधिक प्रोडक्ट बिके, प्रोडक्ट अधिक से अधिक कस्टमर के नीड और वांट को सेटिस्फाइड कर सके, प्रोडक्ट नंबर 1 हो, इसके लिए प्रोडक्ट हमारा नंबर 1 हो, प्रोडक्ट हमारा कस्टमर के नीड और वांट को पूरी तरह से सेटिस्फाइड कर दे, हमारा प्रोडक्ट अधिक से अधिक सेल हो, इसके लिए हम क्या करते हैं? प्रोडक्ट से रिलेटेड डिसीजंस लेते हैं, प्रोडक्ट से रिलेटेड पॉलिसीज बनाते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं, उसे हम प्रोडक्ट मिक्स करते हैं। अब यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होता है? तो प्रोडक्ट का मतलब होता है कोई फिजिकल आइटम, और साथ में आपका सिंपल समझो कि प्रोडक्ट में केवल फिजिकल आइटम नहीं, गुड्स और सर्विसेज दोनों को मिलाओगे, अब प्लस में उसका कुछ इनटेंजिबल
कुछ इंटेंजिबल फीचर्स, तब जाकर आपका क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो प्रोडक्ट का मतलब होता है कि गुड्स एंड सर्विसेज दोनों आ सकते हैं जो कस्टमर के नीड और वांट को सेटिस्फाइड करता है। और प्रोडक्ट आपका टेंजेबल भी हो सकता है और इनटेंजेबल भी हो सकता है। टेंजेबल का मतलब जैसे स्मार्टफोन, कार, बुक, और इनटेंजेबल में आपका सर्विसेज आ जाएगा। और एक बात याद रखिएगा कि प्रोडक्ट में केवल फिजिकल आइटम भी नहीं आते हैं, मतलब कि इसमें आपका प्रोडक्ट का फीचर, प्रोडक्ट का डिजाइन, प्रोडक्ट का क्वालिटी, प्रोडक्ट का ब्रांड और प्रोडक्ट का बेनिफिट जो कस्टमर को दिए जाते हैं, ये सारे चीज़ आपके प्रोडक्ट में इंक्लूड होते हैं। तो अगर हम प्रोडक्ट का फीचर बोल रहे हैं मतलब वो भी प्रोडक्ट में इंक्लूड है, डिजाइन ये भी प्रोडक्ट में इंक्लूड है, क्वालिटी ये भी प्रोडक्ट में इंक्लूड है, ब्रांड बेनिफिट ये भी प्रोडक्ट में इंक्लूड है। कस्टमर को प्रोडक्ट में ये सब भी चाहिए होगा। तो ओवरऑल प्रोडक्ट क्या हो गया, प्रोडक्ट में आपका गुड्स एंड सर्विसेज है जो कस्टमर के नीड और वांट को सेटिस्फाइड करता है। और प्रोडक्ट टेंजेबल भी हो सकता है और इनटेंजेबल भी हो सकता है। टेंजेबल मतलब जिसको हम टच कर सकें, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, जैसे स्मार्टफोन, कार, बुक। और इनटेंजेबल जिसमें फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं हो लेकिन हम यूज करते हैं, जैसे सर्विसेज, एक्सपीरियंसेज, आइडियाज। अब प्रोडक्ट में केवल फिजिकल आइटम नहीं होता है, इसमें प्रोडक्ट का फीचर, डिजाइन, क्वालिटी, ब्रांड और बेनिफिट्स जो कस्टमर के लिए ऑफर्ड है, ये सारे प्रोडक्ट में इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सेटिस्फैक्शन रिसीव्ड फ्रॉम अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट से कस्टमर को क्या क्या सेटिस्फैक्शन मिलता है। मान लो आप एक कस्टमर हो और आप एक प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हो। तो प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट इसलिए खरीद रहे हैं ताकि हमारा सेटिस्फैक्शन हो, हमें सेटिस्फाइड कर सके। तो प्रोडक्ट से कस्टमर कैसे सेटिस्फाइड होगा, इसके लिए हमको ये जानना जरूरी है कि प्रोडक्ट जो कस्टमर यूज करता है उस प्रोडक्ट से कस्टमर को कितने तरह का सेटिस्फैक्शन मिलता है। पहला सेटिस्फैक्शन है आपका फंक्शनल सेटिस्फैक्शन। फॉर एग्जांपल ले लो, जैसे कि मान लो हमने शरीर को ढकने के लिए शर्ट खरीदा। तो बेसिकली शर्ट का यूज क्या होता है, शरीर को ढकने के लिए, शरीर को कवर करने के लिए हम शर्ट खरीदते हैं। तो ये हमारा ज़रूरत पूरा कर रहा है, तो ये हमारा फंक्शनल सेटिस्फैक्शन। तो जब भी हम शर्ट खरीदने जाएंगे तो हम वही शर्ट खरीदेंगे जिससे हमारा शरीर ढका हो। अब मान लो ऐसा शर्ट मार्केट में मिल रहा है जिससे हमारा शरीर ही न ढके, तो हमको लग रहा है कि शर्ट लेने का हमारा ऑब्जेक्टिव ही पूरा नहीं हो रहा है, तो कह सकते को शर्ट नहीं खरीदेंगे लोग। तो पहला सेटिस्फैक्शन क्या होता है प्रोडक्ट से, फंक्शनल सेटिस्फैक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम शर्ट खरीद रहे हैं तो क्यों खरीद रहे हैं, क्योंकि शर्ट का फंक्शन क्या है, हमारा शरीर कवर करेगा, हमारा शरीर ढकेगा। तो अगर हम शर्ट खरीद रहे हैं जिससे हमारा शरीर ढके, तो कह सकते हैं कि यहाँ पे हम कौन सा सेटिस्फैक्शन की बात कर रहे हैं, फंक्शनल सेटिस्फैक्शन। सेकेंड होता है साइकोलॉजिकल या इमोशनल सेटिस्फैक्शन। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम देखते हैं कि हम जो शर्ट खरीदे हैं उससे हम किस तरह के लगेंगे, हम पे फिट होगा कि नहीं होगा, हमारा फिटनेस, हम शर्ट पहन के फिट होंगे, हम शर्ट पहन के स्मार्ट लगेंगे नहीं लगेंगे। तो इस तरह का जो आपका सेटिस्फैक्शन है वो आपका साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। जैसे शर्ट पहन कर स्मार्ट लगना, लोग शर्ट खरीदते तो इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि शर्ट ऐसा हो जो उनके शरीर पे जचे, शरीर पे अच्छा लगे, चार लोग तारीफ करें। अब मान लो आपका साइज है 42, तो आप क्या करोगे, 44 का शर्ट ले लिए और ढीला ढाला दिख रहा है, तो ये नहीं चलेगा। तो आप 42 का शर्ट ले जो आप में फिट हो, आप उसको पहनकर अच्छे लगे, तो ये भी कस्टमर देखता है। तो ये आपका कौन सा सेटिस्फैक्शन हो गया, इमोशनल या साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। हम शर्ट का डिजाइन देखेंगे। थर्ड होता है सोशल सेटिस्फैक्शन। सोशल सेटिस्फैक्शन, इसका मतलब क्या हो गया कि कस्टमर जब भी प्रोडक्ट खरीदेगा तो इस बात का भी ध्यान रखेगा कि उस प्रोडक्ट का यूज़ करने से उसका सोशल इंटरेक्शन बढ़ तो नहीं रहा है, या बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। तो बेसिकली क्या होता है, ग्रुप मेंबर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, जैसे मान लो हम शर्ट खरीद रहे हैं, तो शर्ट ऐसा होना चाहिए जो आपका बहुत बढ़िया हो, मतलब ब्रांडेड हो, महंगा हो। ये भी ध्यान में रखा जाता है क्योंकि ब्रांड चीज़, इसलिए ब्रांड चीज़ क्या होता है, हम लोगों को दिखा रहे हैं कि हम जो ब्रांड पहन रहे हैं, हमारा शर्ट आपसे बढ़िया है, सोशल इंटरेक्शन बढ़ रहा है, वैल्यू बढ़ रहा है। कार लेते हैं, कार हम ले लिए, महंगा कार ले, फॉर्च्यूनर कार ले लिए, ठीक है, तो एक अलग तरह का हमारा सोशल इंटरेक्शन क्या होगा, इन्हेंस करेगा। सब कार ला रहे हैं अपना 10-10 लाख, 12-12 लाख का, अब 30 लाख का कार फॉर्च्यूनर ला दिए। तो इस तरह से मतलब प्रोडक्ट खरीदते समय इस बात का भी ध्यान रखा जाता है। तो ओवरऑल 3 तरह का सेटिस्फैक्शन मेन रूप से प्रोडक्ट से कस्टमर को मिलता है, फंक्शनल सेटिस्फैक्शन, साइकोलॉजिकल या इमोशनल सेटिस्फैक्शन और सोशल सेटिस्फैक्शन।
एक्सपीरियंशियल सेटिस्फैक्शन तुम चाहो तो लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो, ऐसे पढ़ लो। एक्सपीरियंशियल सेटिस्फैक्शन क्या होता है? तो एक्सपीरियंशियल सेटिस्फैक्शन का मतलब होता है कि हम जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो प्रोडक्ट हमको यूनिक एक्सपीरियंस दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर वो प्रोडक्ट हमें यूनिक एक्सपीरियंस दे रहा है, इंजॉयबल एक्सपीरियंस दे रहा है, तो कह सकते हैं कौन सा सेटिस्फैक्शन हो गया? एक्सपीरियंशियल सेटिस्फैक्शन हो गया। अब देखो प्रोडक्ट मिक्स में क्या होता है। प्रोडक्ट मिक्स में हम प्रोडक्ट से रिलेटेड डिसीजन बनाते हैं, प्रोडक्ट से रिलेटेड डिसीजन बनाते हैं, और डिसीजन जब बनाते हैं तो इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि प्रोडक्ट से कस्टमर को किस तरह का सेटिस्फैक्शन चाहिए। ठीक है, जैसे कि मान लो हम मार्केट में प्रोडक्ट उतार रहे हैं, अपना प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं, तो हम पहले ये देखेंगे कि कस्टमर का फंक्शनल सेटिस्फैक्शन पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके बाद बस रुक नहीं जाएंगे, हमको ये भी देखना है कि इससे कस्टमर का साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और साथ में ये भी देखेंगे कि इससे हमारा कस्टमर का सोशल सेटिस्फैक्शन पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो बेसिकली ये आपका प्रोडक्ट को जब मार्केट में लॉन्च किया जाता है, जब प्रोडक्ट मार्केट में बेचा जाता है जो भी कंपनी के द्वारा, तो वो इस तरह के सेटिस्फैक्शन का स्टडी करता है कि ये प्रोडक्ट किस तरह के सेटिस्फैक्शन को पूरा करेगा कस्टमर का। तो प्रोडक्ट से मेन रूप से 3 तरह के सेटिस्फैक्शन कस्टमर को मिलते हैं, फंक्शनल, साइकोलॉजिकल या इमोशनल और सोशल सेटिस्फैक्शन। नेक्स्ट, अगला है प्रोडक्ट एट्रीब्यूट कॉन्सेप्ट। इसको हिंदी में बच्चों लिखना चाहो, उत्पाद संबंधी विचारधारा। इसमें हम लोग क्या करें, प्रोडक्ट एट्रीब्यूट कॉन्सेप्ट क्या होता है? देखो, जब भी कस्टमर प्रोडक्ट खरीदता है तो उसका टेंजिबल एट्रीब्यूट्स तो आएगा, खरीदेगा ही। टेंजिबल एट्रीब्यूट सीधा सीधे समझो कि जैसे बाइक खरीदे, तो बाइक खरीदे तो बाइक तो खरीद लेकर वो घर आएगा ही, तो ये उसका टेंजिबल एट्रीब्यूट्स है। मतलब प्रोडक्ट का बात करने का मतलब कि ये उसका टेंजिबल एट्रीब्यूट्स है। प्रोडक्ट मतलब जिसको हम छू सकते हैं। तो प्रोडक्ट जब भी हम खरीदने जाते हैं तो पहले तो टेंजिबल एट्रीब्यूट्स है, प्रोडक्ट बोले मतलब टेंजिबल एट्रीब्यूट्स, लेकिन कस्टमर को प्रोडक्ट का टेंजिबल एट्रीब्यूट्स के साथ साथ वो कस्टमर का प्रोडक्ट का इनटेंजिबल एट्रीब्यूट्स भी देखेगा। इनटेंजिबल एट्रीब्यूट्स में कि प्रोडक्ट का क्वालिटी क्या है, प्रोडक्ट का फीचर के बारे में वो जानना चाहेगा, प्रोडक्ट के डिजाइन देखना चाहेगा, ब्रांड देखना चाहेगा, पैकेजिंग देखना चाहेगा, साइज देखना चाहेगा। तो जब भी कस्टमर प्रोडक्ट खरीदने का डिसीजन लेता है तो वो टेंजिबल एट्रीब्यूट्स के साथ साथ इनटेंजिबल एट्रीब्यूट्स को भी ध्यान में रखकर प्रोडक्ट खरीदता है। इसी को कहते हैं प्रोडक्ट एट्रीब्यूट कॉन्सेप्ट, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्रोडक्ट डिसीजन में या प्रोडक्ट मिक्स में, कि जब भी कस्टमर को प्रोडक्ट चाहिए तो कस्टमर जब भी प्रोडक्ट की बात कर रहा है तो टेंजिबल एट्रीब्यूट्स हो गया, क्योंकि जो प्रोडक्ट उसको दिख रहा है वही प्रोडक्ट वो खरीदेगा। और दूसरा है कि वो इस बात का भी ध्यान रखेगा कि जो भी वो प्रोडक्ट वो खरीद रहा है उसका इनटेंजिबल एट्रीब्यूट्स क्या है, जैसे कि उसका कलर ले लो, डिजाइन ले लो, ब्रांडिंग ले लो, फीचर्स ले लो। जैसे मोबाइल खरीदते हैं मान लो, तो कस्टमर को मोबाइल खरीदना है, तो जैसे ही मोबाइल की बात कर रहे हो कौन सा एट्रीब्यूट हो गया? टेंजिबल एट्रीब्यूट्स। लेकिन मोबाइल मान लो गुड लुक दिखने में लग रहा है, तो ये सब टेंजिबल एट्रीब्यूट्स हो गया। मोबाइल का कलर है या फीचर्स है, डिजाइन है, ये सब भी देखेंगे ना। तो ओवरऑल दोनों एट्रीब्यूट्स जरूरी है। कस्टमर अगर इन दोनों एट्रीब्यूट्स को ध्यान में रखकर, इन दोनों विशेषताओं को ध्यान में रखकर ही कस्टमर सामान को खरीदता है। तो प्रोडक्ट में कह सकते हैं कि 2 तरह के एट्रीब्यूट्स होते हैं, टेंजिबल एट्रीब्यूट्स और इनटेंजिबल एट्रीब्यूट्स। मोबाइल है उसको हम यूज कर सकते हैं, और साथ में मोबाइल का क्या फीचर्स है, कलर क्या है, डिजाइन किस तरह का है, ब्रांड कौन सा है, पैकेजिंग किस तरह से की होगी, ये भी आपका इंपॉर्टेंस रखता है कस्टमर की तरफ से। तो ये आपका इंटेंजिबल एट्रीब्यूट्स हो गया। तो जब भी कस्टमर प्रोडक्ट खरीदेगा तो प्रोडक्ट में क्या देखेगा? 2 तरह के विशेषता देखता है, टेंजिबल एट्रीब्यूट्स और साथ में इनटेंजिबल एट्रीब्यूट्स। नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट डिसीजन में, प्रोडक्ट डिसीजन का मतलब प्रोडक्ट से रिलेटेड जो डिसीजन लेते हो हमारा प्रोडक्ट मिक्स कहलाता है। क्या कहलाएगा? प्रोडक्ट मिक्स। तो प्रोडक्ट मिक्स में हम क्या क्या डिसीजन लेते हैं? तो पहला ब्रांडिंग, हम प्रोडक्ट के ब्रांडिंग को ध्यान में रखते हैं। ब्रांडिंग का मतलब एक तरह का प्रोसेस जिसमें प्रोडक्ट का एक यूनिक आइडेंटिटी एस्टैब्लिश किया जाता है। ब्रांडिंग का मतलब एक प्रोसेस जिसमें प्रोडक्ट का यूनिक आइडेंटिटी एस्टैब्लिश किया जाता है,
ताकि मार्केट में कस्टमर एक उसके नाम से पहचान जाए, उसके लोगो देखकर पहचान जाए, सिंबल देख के पहचान जाए कि ये कौन सा प्रोडक्ट है, कौन से कंपनी का है। तो ब्रांडिंग बेसिकली क्या होता है कि एक प्रोसेस होता है जिसके माध्यम से प्रोडक्ट का एक यूनिक आइडेंटिटी मार्केट में स्टैब्लिश किया जाता है, ताकि लोग या कस्टमर उस प्रोडक्ट को उसके नाम से, लोगो से, सिंबल से पहचान सके, या कह सकते हो कि वो प्रोडक्ट अपने नाम, लोगो या सिंबल से दूसरे प्रोडक्ट से अलग हो। सेकेंड है आपका ब्रांड। ब्रांड क्या होता है? तो बेसिकली ब्रांड का मतलब एक तरह का प्रोडक्ट का नाम बोल सकते हो, प्रोडक्ट का लोगो, प्रोडक्ट का डिजाइन, ये सारे क्या हो गए? ब्रांड हो गए। जैसे लक्स साबुन ले लो, तो ये जो लक्स हम बोल रहे हैं क्या हो गया? ब्रांड नेम हो गया। बहुत सारे प्रोडक्ट का लोगो होता है, डिजाइन होता है, इससे कस्टमर प्रोडक्ट को पहचानता है या दूसरे प्रोडक्ट से अलग रखता है। जैसे कि लक्स ले लो, तो लक्स और कोई नहीं मिलेगा, जिस कंपनी का लक्स है उसी कंपनी का ये प्रोडक्ट रहेगा और कोई दूसरा नहीं। तो सीधे हमको लक्स चाहिए तो हम लक्स ले लेंगे और कोई दूसरा लक्स नहीं मिलेगा। लक्स का मतलब एक ही लक्स है। उसी तरह और दूसरा ले लो, जैसे कार में ले लो टाटा हैरियर कार, तो ये भी क्या है? टाटा का ही है, किसी कोई और कंपनी का नहीं है। फॉर्च्यूनर ले लो, बहुत सारे चीज़ है। तो ब्रांड बेसिकली क्या होता है? प्रोडक्ट का एक स्पेशल नाम, स्पेशल लोगो, स्पेशल डिजाइन जो उसको यूनिक बनाता है, दूसरे प्रोडक्ट से अलग बनाता है। ब्रांड नेम। ब्रांड नेम का मतलब होता है कि ब्रांड का वर्बल पार्ट जिसको हम बोल सकते हैं। बेसिकली ब्रांड का वो पार्ट जिसको हम बोल सकते हैं, जैसे कि मान लो नाइकी, एप्पल, ये आपका ब्रांड नेम हो गया। लक्स, हाजमोला, उजाला, ये सब क्या है? पार्ले जी, ये सब क्या है? ब्रांड नेम हो गया जिसको हम बोलते हैं। ब्रांड का वो पार्ट जिसे बोला जाता है। अब ब्रांड मार्क का मतलब ब्रांड का वह पार्ट जिसे बोला नहीं जाता है लेकिन उसका विजुअल पार्ट है, दिखाई देगा। जैसे लोगो हो गया, सिंबल हो गया। जैसे कि आप लोग एशियन पेंट्स यूज किए होंगे, तो एशियन पेंट्स में गट्टू नाम का एक मार्क होता है, गट्टू लड़का। उसी तरह आप ले लो, क्या कहते हैं, LIC में एक योग करते हुए क्षमा योग का एक आता है। ओनिडा टीवी बहुत पहले आती थी, तो इसमें क्या है? भूत का, ओनिडा का भूत करके एक आता है। तो ये सब आपका ब्रांड मार्क हो गया बेसिकली। तो ब्रांड में दो टाइप हो जाए। ब्रांड को दो भागों में बांट दो, एक ब्रांड नेम और एक ब्रांड मार्क। ब्रांड नेम में क्या होगा कि वह ब्रांड का वह पार्ट जो बोला जाता है। अब ब्रांड मार्क का मतलब जैसे नाइकी में देखोगे इस तरह का सिंबल होता है, इस तरह का टिक का सिंबल होता है। तो एप्पल में देखोगे आधा कटा हुआ सेब होता है। तो ब्रांड का वो पार्ट जो हम बोल रहे हैं, जैसे एप्पल, तो ब्रांड का वो भाग जिसे हम बोल रहे हैं, ये क्या हो गया? आपका ब्रांड नेम हो गया। और उसमें देखोगे आधा कटा हुआ सेब होता है, ये आपका क्या हो गया? ब्रांड मार्क हो गया। अब ये एक्चुअली में सेब है नहीं, बस आप समझो कि आप देखोगे एप्पल का मोबाइल, तो उसमें क्या होता है? कटा हुआ आधा थोड़ा सा कटा हुआ क्या होता है? सेब होता है, तो उसका ब्रांड मार्क हो गया। ट्रेडमार्क इंडिया देखो क्या होता है। ट्रेडमार्क क्या होता है कि जब कोई प्रोडक्ट का ब्रांड बन जाता है, मतलब अपनी एक अलग पहचान बना लिया मार्केट में। जैसे मान लो ले लो KFC का एक अलग ब्रांड नेम है, ये अपना अलग ब्रांड बना लिया है। अब ये जो KFC जो ब्रांड बना लिया है, कोई दूसरा लोग KFC का नाम यूज नहीं करे, इसलिए ब्रांड क्या करता है? ट्रेडमार्क एक्ट 99 के तहत अपना रजिस्ट्रेशन करा लेगा। तो जब रजिस्ट्रेशन करा लेगा तो अपने नाम का रजिस्ट्रेशन करा लेगा, अपने ब्रांड के लोगों का रजिस्ट्रेशन करवा लेता है, तब ये क्या बन जाएगा? ट्रेडमार्क। और जब ये ट्रेडमार्क बन गया तो फिर इस KFC नाम का कोई और दूसरा यूज नहीं कर सकता है। इसलिए लोग ट्रेडमार्क करते हैं, लीगल राइट ले लेते हैं उस नाम का, उस लोगों का रजिस्टर करवा लेते हैं गवर्नमेंट के अंदर में कि अगर इस मेरे नाम का, मेरे लोगों का कोई और यूज करे तो हम उसके खिलाफ लीगल एक्शन ले सके। ऐसे सिंपल। KFC इतना जमा हुआ है। अब मान लो क्या करते, कोई भी KFC का रेस्टोरेंट खोल दे तो चलेगा ही, जाहिर सी बात है। तो इसके नाम का यूज करेगा तो इलीगल प्रैक्टिस हो गया, इलीगल एक्शन हो गया। KFC वाले को पता चलेगा तो आप पे मुकदमा ठोक देगा, क्योंकि ऑलरेडी ट्रेडमार्क होगा ही। तो ये आपका हो गया ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क का मतलब कि अगर ब्रांड अपने ब्रांड को लीगल प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रेडमार्क एक 99 के तहत रजिस्ट्रेशन करा ले तो वो ब्रांड क्या बन जाता है? ट्रेडमार्क बन जाता है। यानी कि अब उसको, उसके नाम को गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करेगी, उसके नाम को कोई दूसरा यूज करेगा तो वो लीगल एक्शन ले सकता है। अगला टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड ब्रांड नेम। एक अच्छा ब्रांड नेम कैसा होना चाहिए? तो शॉर्ट एंड इजी प्रोनाउंसिएबल, यानी कि ब्रांड नेम ऐसा होना चाहिए जो सिंपल हो,
इजी हो, याद करना आसान हो, प्रोनाउंस करना आसान हो। अलग अलग लैंग्वेज जैसे नाइकी हो गया, लक्स हो गया, टाटा हो गया, बाटा हो गया, ये सब क्या है, ये आपके गुड ब्रांड नेम हो गए। तो गुड ब्रांड नेम का मतलब सिंपल होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। सेकेंड है सजेस्टिव होना चाहिए, मतलब कि ब्रांड नेम ऐसा होना चाहिए जो प्रोडक्ट के बेनिफिट को बताए, प्रोडक्ट के क्वालिटी को बताए। स्नैपचैट, साहब बता रहा है कि स्नैपचैट है। आपका ले लो एक और बेस्ट एग्जांपल ले लो, हाजमोला। हाजमोला लगता है ना हाजमा ठीक करने वाला, तो ये सजेस्टिव है। उजाला ले लो, उजाला क्या है, ये सफ़ेदी में यूज़ किया जाता है, शर्ट को चमकाने में, सफ़ेद करने में यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली क्या है आपका कि ब्रांड नेम ऐसा होना चाहिए जो प्रोडक्ट के बारे में बताए, प्रोडक्ट के बेनिफिट के बारे में बताए, प्रोडक्ट के फंक्शन के बारे में बताए। डिस्टिंक्टिव अलग होना चाहिए। जैसे एप्पल ले लो, एकदम यूनिक प्रोडक्ट नेम है, तो ब्रांड नेम ऐसा होना चाहिए जो यूनिक हो और कंपटीटर के प्रोडक्ट से अलग हो। एडेप्टेबल होना चाहिए, ब्रांड ऐसा होना चाहिए जो क्या हो, एडेप्टेबल हो, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो फ्यूचर में अगर हमको कोई प्रोडक्ट करना है, जैसे एक प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं, हम चाहते हैं कि और भी प्रोडक्ट बेचें, हमारा अलग अलग बहुत सारे प्रोडक्ट लाइंस बन जाए, तब उसमें हमारा वो काम आए, हमको फिर चेंज नहीं करना पड़े। जैसे अमेजोन का क्या कॉन्सेप्ट होता है, A to Z, मतलब कि हर तरह के गुड्स, हर तरह के सर्विसेज तुमको प्रोवाइड करवाएगा। वर्सेटाइल होना चाहिए, ठीक है, और साथ में लीगल होना चाहिए। ब्रांड नेम ऐसा, जैसे गूगल ऐसा ब्रांड नेम है जिसको कोई और यूज नहीं कर सकता है। ठीक है, कैसे कर ही नहीं सकते, गूगल इतना फेमस है, बस हर कोई जान रहा है कि गूगल है। अब आप गूगल नाम से अगर दूसरा कोई कंपनी खोलेगा तो कोई आप पे विश्वास ही नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि गूगल एक ही कंपनी है दुनिया में, इसको पता है कस्टमर को। तो ये सारे गुड ब्रांड नेम के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगला, ब्रांडिंग के क्या फ़ायदे होते हैं। तो पहले मार्केटर्स या प्रोड्यूसर्स को क्या फ़ायदे होते हैं। तो पहला फ़ायदा है ब्रांडिंग का मार्केटर्स या प्रोड्यूसर्स के लिए, ब्रांड रिकॉग्निशन। ब्रांडिंग से क्या होता है ना, प्रोडक्ट का एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बनता है, और इससे क्या होता है, मेकिंग प्रोडक्ट्स इजीली रिकॉग्नाइजेबल इन द मार्केट। मार्केट में आसानी से कस्टमर उसको, उस प्रोडक्ट को पहचान लेता है। अगर कहने का मतलब कि किसी भी प्रोडक्ट का ब्रांड बना हुआ है तो कस्टमर आसानी से उसको पहचान जाएंगे, एडवर्टाइजमेंट करने में आसानी होती है, कस्टमर का लॉयल्टी मिलता है प्रोड्यूसर को। अगर आपका स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, आपका जो प्रोडक्ट है वो अच्छा ब्रांड बन चुका है, तो कस्टमर का आपके प्रोडक्ट पे ट्रस्ट रहेगा, कस्टमर बार बार आपका प्रोडक्ट खरीदेगा। जैसे मान लो कोई एडिडास का शूज़ पहनता है, अब ये इतना कस्टमर लॉयल बना लिया है, तभी तो इतने बड़ी कंपनी है। तो एक पर्सन एडिडास का पिछले 20 साल से क्या कर रहा है, एडिडास का ही शूज़ पहन रहा है, इसका मतलब क्या है कि कस्टमर लॉयल्टी मिल गया कंपनी को। तो बेसिकली जितनी ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनका कस्टमर लॉयल्टी बना हुआ है। आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते होगे तो अमेजोन से करते होगे या फ्लिपकार्ट से करते होगे। तो मान लो कोई पर्सन क्या है, पिछले 5 साल से लगातार अमेजोन से ही शॉपिंग कर रहा है, तो यहाँ पे कस्टमर लॉयल्टी मिल गया। तो अगर ब्रांड बन गया तो कस्टमर लॉयल्टी मिल जाती है। इसका फ़ायदा क्या होता है कि आपका कस्टमर रिपीट होता रहेगा, बार बार आता रहेगा। कम्पिटिटिव एडवांटेज, अगर आपका अच्छा ब्रांड बना हुआ है, आप एक ब्रांडेड बन गए हो, तो बाकी कंपनियों से आपको अलग रखेगा, बाकी कंपनियों से आप आगे रहोगे। तो जितना अच्छा ब्रांड हो मार्केट में उतना आगे। तो ये सारे प्रोड्यूसर्स का फ़ायदा होता है ब्रांड बन जाने पे। कस्टमर को क्या फ़ायदा होता है, तो कस्टमर को ब्रांडेड प्रोडक्ट पे ट्रस्ट और विश्वास हो जाता है। यानी कि ब्रांडिंग जो है वो कस्टमर को सुनिश्चित करता है कि प्रोडक्ट का क्वालिटी बढ़िया देंगे। बिल्कुल होता भी है, सही भी है, सच भी है कि जितने भी ब्रांड बना हुआ है उनका प्रोडक्ट का क्वालिटी बढ़िया होता है। तो कस्टमर का ऐसे प्रोडक्ट पे विश्वास होता है। तो कस्टमर को ये बेनिफिट हो रहा है कि कस्टमर को ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है, कस्टमर को मन में कन्फ्यूजन नहीं है। सिंप्लीफाइड डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेना उनके लिए आसान हो जाता है, क्योंकि उनको पता है कि ये ब्रांड का हम प्रोडक्ट, इस ब्रांड का प्रोडक्ट हम पिछले 10 साल से हम यूज़ कर रहे हैं, इसका क्वालिटी बढ़िया होगा, फीचर्स बढ़िया होगा। ऐसे बहुत सारे लोग एप्पल का मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो लगातार यूज़ कर रहे हैं, उनको पता है कि इनका क्या है, ये एप्पल मोबाइल अच्छा मोबाइल होता है, सेफ मोबाइल है, ठीक है ना। तो डिसीजन लेना, खरीदने के लिए डिसीजन लेना आसान हो जाता है। और कस्टमर को एक और फ़ायदा मिलता है कि ब्रांडिंग प्रोडक्ट जो होते हैं, जो ब्रांड प्रोडक्ट है वो क्वालिटी के लिए कस्टमर को एश्योर्ड करेगा, मतलब सुनिश्चित करेगा कि हम जो प्रोडक्ट दे रहे हैं वो क्वालिटी के मामले में बेहतर है
क्योंकि ऐसा होता भी है। ब्रांडिंग बेसिकली क्या होता है कि सिग्नल है कि कंपनी अकाउंटेबल है क्वालिटी के लिए। आप देखोगे कभी कोई एडिडास का शूज़ खरीद लो, अगर डैमेज हो गया तो आप जाकर शोरूम में जाकर बोलोगे, वो रिटर्न करेगा या रिप्लेस करेगा या वारंटी देगा। मतलब ओवरऑल कस्टमर वैल्यू प्रोवाइड करना, ये आपका ब्रांडिंग का काम है। तो ब्रांडेड कंपनियां जो होती हैं, जो ब्रांडिंग है, जिसका ब्रांडिंग बन गया है, वो ऐसी कंपनियां क्या करती है, कस्टमर को प्रायोरिटी देती है, कस्टमर को वैल्यू देती है। तो क्वालिटी एश्योरेंस मिलता है कस्टमर को बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये सारे हैं। इसलिए जब भी कस्टमर प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो ब्रांड का खरीदने का उनका ऑब्जेक्टिव यही होता है कि उनको पहला तो उसको ब्रांड पे विश्वास है, क्योंकि कितना बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी कंपनी ऐसी थोड़ी ना बन गई, बहुत सारे कस्टमर्स होंगे। दूसरा है कि उनको डिसीजन लेना आसान होता है, उनको पता है कि ये जो प्राइस में दे रहा है सामान, क्वालिटी बढ़िया होगा, क्वालिटी बढ़िया रहता है। नेक्स्ट है हमारा अगला प्रोडक्ट डिसीजन में हम लोग पढ़ेंगे पैकेजिंग। तो एक प्रोडक्ट डिसीजन हमारा, प्रोडक्ट मिक्स में हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट डिसीजन लेते हैं। और प्रोडक्ट डिसीजन में एक डिसीजन था आपका, क्या था, ब्रांडिंग। एक डिसीजन है पैकेजिंग। पैकेजिंग सुनोगे ध्यान से क्या होता है। सबसे पहले हम जानते हैं पैकेज क्या होता है। जैसे कि आप ले लो माचिस का डिब्बा, देखते हो ना, बॉक्स, माचिस मैचेस बॉक्स। ये जो बॉक्स है जिसमें माचिस को रखा जाता है, ये आपका क्या हो गया, पैकेज हो गया। पैकेज का मतलब एक तरह का कंटेनर जिसमें प्रोडक्ट को रखा जाता है। अब प्रोडक्ट को पैकेज में रखने का मतलब, यानी कि कंटेनर में रखने का मतलब क्या है कि प्रोडक्ट को हम सुरक्षित रख सके, प्रोडक्ट को यूज करने में आसानी हो। तो प्रोडक्ट का जो पैकेज है, पैकेज का मतलब कंटेनर जिसमें प्रोडक्ट रखा जाता है। तो कंटेनर कैसा बना होना चाहिए, कंटेनर किस तरह का बना होना चाहिए, कंटेनर का डिजाइन कैसा होना चाहिए, इससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज किया जाता है उसे हम पैकेजिंग कहते हैं। तो पैकेजिंग बेसिकली है, होता क्या है, प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग द कंटेनर और रैपर फॉर द प्रोडक्ट। कंटेनर जिसमें प्रोडक्ट रखा जाता है, रैपर जिसमें प्रोडक्ट रखा जाता है। तो प्रोडक्ट के रैपर कंटेनर को बनाने, प्रोडक्ट के रैपर कंटेनर को डिजाइन करने से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज किया जाता है उसे पैकेजिंग कहते हैं। और पैकेजिंग करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जो कंटेनर या पैकेज होगा उसमें हम जो मटेरियल यूज करते हैं वो मटेरियल किस तरह का होना चाहिए। जैसे कि मटेरियल हो सकता है आपका प्लास्टिक का, हो सकता है कार्डबोर्ड, ग्लास, मेटल्स होता है। और पैकेजिंग इसलिए किया जाता है ताकि हम प्रोडक्ट को स्टोर करके रखने में आसानी हो, प्रोडक्ट का प्रोटेक्शन कर सके, और प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूशन सेल करने में भी आसानी होती है। आप लोग कार्टून सुनते होंगे ना, जैसे बहुत सारा माचिस बॉक्स है, तो एक माचिस बॉक्स तो ये हो गया। एक माचिस बॉक्स क्या होता है, बड़ा सा बॉक्स में होता है जिसमें आपके मान लो ऐसे ऐसे आपके 20 पीसेज आ जाएंगे, और फिर ऐसे ऐसे करके 100 पीसेज एक कार्टून में रखा जाता है, ठीक है ना। तो ये सारे पैकेजिंग है। तो पैकेजिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रोडक्ट को स्टोरेज करने में, प्रोटेक्ट करने में, डिस्ट्रीब्यूशन सेल करने में आसानी होती है। अब पैकेजिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, तो पहला इंपॉर्टेंस तो याद रखो, प्रोटेक्शन। पैकेजिंग से प्रोडक्ट क्या होता है, बहुत सारे डैमेजेस से बचता है, प्रोटेक्ट किया जाता है, स्पॉइलेज होने से बचाया जाता है। अट्रैक्टिवनेस, यानी कि अगर पैकेजिंग आपका वेल डिजाइन हो तो कस्टमर अट्रैक्ट होगा, कस्टमर प्रभावित होगा, और वो पैकेजिंग के आधार पर वो खरीदने के लिए भी डिसीजन ले सकते हैं। कन्वीनियंस, पैकेजिंग से प्रोडक्ट क्या होता है, यूज करना आसान हो जाता है, हैंडल करना, यहाँ वहाँ ट्रांसपोर्ट करना, कैरिंग करना, स्टोर करना आसान हो जाता है। ब्रांड आइडेंटिटी, पैकेजिंग में क्या होता है, बेसिकली आपका ब्रांड का नाम, प्रोडक्ट का नाम, ये सारे वैल्यू, प्रोडक्ट क्वालिटी सब लिखे होते हैं जो दूसरे कंपटीटर से, दूसरे प्रोडक्ट से अलग होते हैं। तो ब्रांड आइडेंटिटी भी मिलती है पैकेजिंग से। कंप्लायंस, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जहाँ पे लीगल है कि आपको पैकेजिंग करने हैं। जैसे मान लो, ले लो आप क्या करते हैं, सिगरेट का पैकेट ले लो, तो इस सिगरेट के पैकेज में देखोगे कि उसमें लिखा होता है ना, उसमें पैकेजिंग में लिखा होगा कि इसमें आपका क्या है कि प्रोडक्ट जो है यूज हार्मफुल है, इंजरियस टू हेल्थ है। तो बहुत सारे लीगल आपके हैं, कंप्लायंस है कि आपको प्रोडक्ट के बारे में बताना है कस्टमर को। जैसे दवा हुआ में तो एकदम कंप्लायंस है कि प्रोडक्ट के बारे में बताना है। तो ये इसके लिए कहाँ बताओगे, पैकेजिंग में। पैकेजिंग में ही लिखा होता है सारा चीज़, कंटेनर में ही सब कुछ लिख दिया जाता है ताकि कस्टमर उस प्रोडक्ट के बारे में उस पैकेजिंग के माध्यम से पढ़ सके। तो ओवरऑल हर कंपनी अपना प्रोडक्ट मार्केट में उतारती है तो एक पैकेज में देती है ताकि कस्टमर उस पैकेज के आधार पर उसको यूज कर सके, खरीद सके। तो ये था पैकेजिंग का इम्पोर्टेंस। पैकेजिंग का फंक्शन क्या है, तो पहला फंक्शन है प्रोटेक्शन। पैकेजिंग से
पैकेजिंग का सबसे बड़ा काम होता है कि प्रोडक्ट को फिजिकल डैमेजेज, इन्वायरमेंट फैक्टर जैसे मॉइस्चर, एयर, लाइट्स, ये सबसे क्या होता है, प्रोटेक्ट करना। आप लोग देखना लेज का जो हम चिप्स खाते हैं उसका पैकेजिंग इस तरह से किया रहता है कि कितना भी बरसात के मौसम हो वो आपका ख़राब नहीं होगा, वो अच्छा ही रहता है। कंटेनमेंट, आप प्रोडक्ट को एक कंटेनर में रखते हैं। पैकेजिंग का एक और काम है कि प्रोडक्ट को एक कंटेनर में रखना ताकि उसको आसानी से यूज कर सके, जैसे बोतल में रखना। कोल्ड ड्रिंक ले लो, कोल्ड ड्रिंक का क्या है, बोतल है। बॉक्सेज ले लो, कैंस ले लो। आइडेंटिफिकेशन, पैकेजिंग का एक और काम होता है, इससे कस्टमर को हेल्प मिलता है प्रोडक्ट के बारे में जानने में, प्रोडक्ट के ब्रांड के बारे में जानने में, प्रोडक्ट के टाइप के बारे में जानने में। और पैकेजिंग का एक और इम्पोर्टेंस है, पैकेजिंग में क्या होता है, प्रोडक्ट के नाम के बारे में लिखा होता है। तो पैकेजिंग, जैसे मालूम कोई प्रोडक्ट खरीदे तो हमारे हाथ में अगर वो प्रोडक्ट है तो 4 लोग उस प्रोडक्ट को देखेगा तो उसके प्रोडक्ट के ऊपर पैकेजिंग पे भी उसकी नज़र पड़ेगी, तो इससे उस प्रोडक्ट के बारे में वो भी जानेगा। तो ओवरऑल प्रमोशन में भी हेल्प मिलता है। कन्वीनियंस, सुविधा है, पैकेजिंग से प्रोडक्ट यूज करना आपका आसान होता है, कैरी करना आसान होता है। और सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है पैकेजिंग का कि पैकेजिंग में प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लिखी होती है जिससे कस्टमर को फ़ायदा होता है, जैसे कि वार्निंग है, उसका यूज करने का तरीका, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायर होने, प्रोडक्ट का क्या प्राइस है, ये सारा इन्फॉर्मेशन कस्टमर को मिलता है पैकेजिंग के माध्यम से। तो ये पैकेजिंग का फंक्शन हो गया। लेबल्स ऑफ पैकेजिंग, तो पैकेजिंग के लेबल को 3 भागों में बांटा गया है, प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग और टर्शियरी पैकेजिंग। इसको ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग भी कहोगे या इसको ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग भी कहा जाता है। जैसे प्राइमरी पैकेजिंग का मतलब होता है इमीडिएट कंटेनर दैट डायरेक्टली होल्ड्स द प्रोडक्ट, जैसे कि बोतल ऑफ शैम्पू। तो बोतल ऑफ शैम्पू में क्या है कि बोतल से आप शैम्पू डायरेक्ट निकाल रहे हो। चॉकलेट बार रैपर, ये सब आपका क्या हो गया, प्राइमरी पैकेज। या जैसे आप टूथपेस्ट यूज़ करते हो तो टूथपेस्ट के करीब जो कंटेनर होता है, जैसे जिसको आप प्रेस करते हो तो उससे टूथपेस्ट बाहर आता है, उसको ब्रश में लगाकर आप दांत साफ करते हो। तो वो जो ट्यूब है, ट्यूब जो हो गया जिससे हम बाहर क्या करते हैं, टूथपेस्ट को निकालते हैं प्रेस करके, वो आपका क्या कहलाएगा, प्राइमरी पैकेज। तो प्राइमरी पैकेज जो प्रोडक्ट के नज़दीक होता है। सेकेंडरी पैकेज का मतलब क्या होता है कि जो प्राइमरी पैकेज के बाद का जो पैकेज है वो आपका सेकेंडरी पैकेज कहलाएगा। तो पैकेजिंग यूज टू ग्रुप इंडिविजुअल प्रोडक्ट फॉर रिटेल डिस्प्ले ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जैसे कार्टून ले लो, कार्टून समझते हो ना, जैसे बहुत सारे सैंपल बोटल्स रखे होते हैं, तो ये कौन सा पैकेज कहलाएगा, सेकेंडरी पैकेज कहलाएगा। और ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग का मतलब जो ट्रांसपोर्ट में, शिपिंग में, स्टोरेज करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे लार्ज क्वांटिटी में अगर चाहिए जो कंज्यूमर के द्वारा दिखाई ना दे, जैसे आपका क्रेट्स हो गया, शिपिंग बॉक्सेज हो गए, पैलेट्स हो गए, ये सब आपका टर्शियरी पैकेज हो गया। तो 3 तरह के पैकेजिंग का लेवल होता है। प्राइमरी पैकेज जो प्रोडक्ट के एकदम नियर होता है, मतलब कि उस पैकेज के दम अंदर आपका प्रोडक्ट है। अब उसको तुम बाहर क्या करोगे, उसको जैसे टूथपेस्ट है तो टूथपेस्ट का ट्यूब होता है, तो ट्यूब को जब प्रेस करोगे तो उसके बाहर से उसके अंदर से टूथपेस्ट निकलेगा, वो आपका प्राइमरी पैकेज हो। जो प्रोडक्ट के एकदम नज़दीक रहने वाला पैकेज है प्राइमरी पैकेज। सेकेंडरी पैकेज होता है जैसे कि अब उस तरह का जो टूथपेस्ट है, वो जो ट्यूब है, उस तरह के बहुत सारे ट्यूब क्या होते हैं, कार्टन में रखे होते हैं, तो आपका सेकेंडरी पैकेज हो गया। और टर्शियरी पैकेज क्या होता है कि वैसे बहुत सारा कार्टून जो होता है शिपिंग बॉक्स में रखा होता है, कैरेट्स में रखे होते हैं, पैलेट्स में रखे होते हैं, जो कस्टमर को उसमें दिखाई नहीं देता कि कौन सा प्रोडक्ट है, तो एक टर्शियरी पैकेज हो गया। तो 3 तरह के पैकेज होते हैं। अब अगला प्रोडक्ट डिसीजन हमारा होगा लेबलिंग का। लेबलिंग का मतलब होता है एक तरह का, इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अ लेबल। लेबल आप लोग ध्यान देना, जैसे मान लो ये जैसे ले लो आपका एक बोतल है, और इस बोतल पे देखोगे, मान लो प्रोडक्ट का कोई बोतल है जिसपे आपका प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन लिखा होता है। तो ये एक तरह का क्या होता है, पेपर स्लिप होता है, या कह स्लिप होता है, चीट कह सकते हो, जिस पे प्रोडक्ट के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा होता है कि प्रोडक्ट का नाम क्या है, प्रोडक्ट का प्राइस ले लो, उसके बाद आपका प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, प्रोडक्ट का फुल डिस्क्रिप्शन एक लेबल पे, एक चीट पे लगा होता है। इसी लेबल को, इसी स्लिप को, इसी लेबल को तैयार करने का जो प्रोसेस है उसे हम क्या करते हैं, लेबलिंग कहते हैं। तो लेबलिंग इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ डिस्क्रिप्टिव टैग, यानी कि ये जो आपका डिस्क्रिप्शन लिखा होता है उसको हम क्या कहेंगे, डिस्क्रिप्टिव टैग या कैटेगरी टू डेटा, मेकिंग इट इजियर टू आइडेंटिफाई, ऑर्गेनाइज
एंड एनालाइज, जिससे हम प्रोडक्ट को पहचान कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। दूसरे वर्ड में लेबलिंग का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग लेबल, लेबल तैयार करने का जो प्रोसेस है उसे हम लेबलिंग कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखोगे, जैसे मेडिसिन का नाम बोतल पे लगा होता है तो साथ में मैन्युफैक्चरर का नाम, फार्मूला, फिर मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, बैच नंबर, प्राइसेज, ये सारे क्या होते हैं प्रिंटेड होते हैं स्लिप में और वो पैकेज पे लगा होता है, वो आपका लेबल कहलाएगा। और लेबल प्रिपेयर करने का जो प्रोसेस है उसे हम क्या कहते हैं, लेबलिंग। नेक्स्ट, लेबलिंग का क्या काम है? तो लेबलिंग का पहला काम है डिस्क्राइबिंग द प्रोडक्ट एंड स्पेसिफाइंग कंटेंट्स। लेबल क्या करता है, प्रोडक्ट के बारे में या प्रोडक्ट में क्या क्या है वो सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जिससे कंज्यूमर को समझने में आसानी होती है कि वो क्या खरीद रहे हैं। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन में क्या क्या हो सकता है, तो इंग्रेडिएंट्स, प्रोडक्ट का वेट, यूज इंस्ट्रक्शन, वार्निंग, ये सारा चीज़ लिखा होता है। सेकेंड, लेबलिंग का काम है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट और ब्रांड। लेबलिंग हेल्प करता है एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से अलग करने में। देखिए, प्रोडक्ट का आइडेंटिफिकेशन आप लेबलिंग के माध्यम से कर सकते हो। थर्ड है ग्रेडिंग ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को होता है क्वालिटी के आधार पे अलग अलग ग्रेड में बांटा जाता है, जैसे कि प्रीमियम लेवल का हो गया, स्टैंडर्ड लेवल, जो ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी, सबसे बढ़िया क्वालिटी का उसको हम कहेंगे वो प्रीमियम ग्रेड में आ जाएगा। जो एवरेज है वो आपका स्टैंडर्ड, जो लो क्वालिटी का वो इकोनॉमी। तो लेबलिंग के माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि प्रोडक्ट का ग्रेड क्या है। प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट, लेबलिंग में प्रोडक्ट के बारे में फुल इंफॉर्मेशन दिया होता है और इससे क्या होता है कि कस्टमर को पता रहता है कि कौन सा प्रोडक्ट खरीद रहा है, कौन सा प्रोडक्ट नहीं खरीद रहा है। साथ में लेबलिंग में बेसिकली प्रोडक्ट के बारे में लिखा जाता है, तो इससे कस्टमर क्या होता है उस प्रोडक्ट को पढ़ते हैं और खरीदते हैं, प्रोडक्ट को खरीदने के लिए इनकैरेज होते हैं। तो प्रमोशन करने में भी हेल्पफुल है लेबलिंग। प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ, और लॉ के अकॉर्डिंग भी लेबलिंग करना जरूरी है। जैसे दवा हुआ पे तो लेबल लगाने एकदम जरूरी हो गया है। जितने भी हानिकारक चीज़ें होती हैं उसमें भी लेबल का यूज़ करना एकदम कंपलसरी होता है, ये लॉ कहता है। मतलब गवर्नमेंट कहती है कि इस सब प्रोडक्ट पे आपको इस तरह का लेबल लगा होना जरूरी है, तभी आप प्रोडक्ट मार्केट में बेचो। जैसे दवा खरीदने जाएंगे मान लो और उसमें कोई लेबल नहीं लगा हुआ है तो हम नहीं खरीदेंगे, क्योंकि उनको पता है कि दवा में वैसा इन्फॉर्मेशन नहीं है। बेसिकली दवा में क्या होता है, बहुत सारे लेबल लगाना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि हम उस दवा पे विश्वास कर सके, हमें पता चले कि हम कौन सा दवा खरीद रहे हैं। तो लेबल लगा होना जरूरी है दवा में। तो इसलिए कह रहा है प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ। और इन पे जो भी इन्फॉर्मेशन देगा लॉ के अकॉर्डिंग देना है। जैसे कि आप देखोगे सिगरेट के आप जब भी आप बॉक्स खरीदोगे तो उस पर लिखा होता है, लेबल लगा होता है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अगला, तो पहला प्रोडक्ट मिक्स हो गया। प्रोडक्ट मिक्स में हमने क्या पढ़ा, कि प्रोडक्ट से रिलेटेड हम जो भी डिसीजन बनाते हैं, जैसे प्रोडक्ट का ब्रांडिंग से रिलेटेड डिसीजन, पैकेजिंग से रिलेटेड डिसीजन, लेबलिंग से रिलेटेड डिसीजन। अब हम लोग का अगला एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स आ रहा है, प्राइस मिक्स। तो प्राइस मिक्स में क्या होता है कि प्राइस से रिलेटेड जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं, जो भी पॉलिसीज बनाए जाते हैं, ताकि कस्टमर कितना प्राइस में हमारा प्रोडक्ट खरीदेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। तो इससे प्राइस डिटर्मिनेशन से रिगार्डिंग जो भी डिसीजन बनाए जाते हैं ताकि मार्केटिंग का काम सफल हो, उसे हम कहते हैं प्राइस मिक्स। तो प्राइस क्या होता है, तो प्राइस का मतलब वह अमाउंट, वह मनी जिसे बायर प्रोडक्ट को खरीदने के लिए पे करता है। It reflects the value placed on the item by both the seller and buyer and can be influenced by factors like production cost। अब प्राइस जो होता है बहुत सारे फैक्टर से प्रभावित होते हैं, जैसे प्रोडक्शन कॉस्ट, डिमांड, कंपटीशन, मार्केट कंडीशन। और इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में प्राइस एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, ताकि कस्टमर उसी आधार पर गुड्स को खरीदने के लिए डिसीजन लेता है। यानी कि जब अगर हम कस्टमर है और हमको सामान खरीदना है तो हम बेसिकली क्या देखेंगे, प्राइस के आधार पर ही हम डिसाइड करते हैं। सबसे पहला हमारे दिमाग में क्या आता है, प्राइस एलिमेंट आता है। तो प्राइस डिटर्मिनेशन में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिससे प्राइस प्रभावित होता है। तो चलो फैक्टर देखते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस डिटर्मिनेशन, पहला है प्रोडक्ट कॉस्ट। अगर प्रोडक्ट कॉस्ट आपका अधिक हो तो जाहिर सी बात है कि अधिक प्राइस होगा। अब प्रोडक्ट कॉस्ट अगर कम होगा तो प्राइस आपका कम होगा। तो बेसिकली हम जब भी प्राइस डिटर्मिनेशन करेंगे तो हम पहले तो क्या ध्यान रखते हैं कि हम इतना प्राइस प्रोडक्ट का जरूर रखें कि प्रोडक्ट पे जो भी खर्चा हुआ वो कवर हो जाए और साथ में कुछ प्रॉफिट हो जाए।
तो प्राइस डिटर्मिनेशन के लिए प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि लिखा है दिस इंक्लूड्स ऑल एक्सपेंसेज इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड सेलिंग द प्रोडक्ट, जैसे रॉ मटेरियल का खर्चा, लेबर का खर्चा, ओवरहेड का खर्चा। अब प्रोडक्ट का कॉस्ट जो होता है बेसलाइन है, बेसलाइन सेट करता है ताकि बिजनेस क्या करे, उतना प्राइस तो कम से कम वसूल ले। अब मान लो प्रोडक्ट पे खर्चा हुआ 100 रुपया, तो जब भी कस्टमर के लिए प्राइस रखा जाएगा तो 100 रुपया से कम नहीं रखा जाएगा, कम से कम 100 रुपया रखा जाएगा। और अगर प्रॉफिट लेना है तो हम बढ़ा कर लेंगे, मतलब 20 रुपीज़ प्रॉफिट, तो कितना उसका प्राइस रखेंगे प्रोडक्ट का, 120। तो इस बात का ध्यान रखना है। सेकेंड है यूटिलिटी एंड डिमांड। द परसिव्ड वैल्यू, यानी जिसको यूटिलिटी कहते हैं, यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड इट्स डिमांड अमंग कंज्यूमर्स इन्फ्लुएंसिंग प्राइस। अगर किसी प्रोडक्ट का यूटिलिटी है तो उसका डिमांड हाई हो, उसका प्राइस अधिक होगा। तो कहने का मतलब आप लोग पढ़े होंगे इकोनॉमिक्स में, लॉ ऑफ डिमांड। जब डिमांड हाई होगा एंड कंज्यूमर सी ग्रेट वैल्यू इन द प्रोडक्ट, तो कंज्यूमर को क्या लगता है, प्रोडक्ट में, कंज्यूमर को लगता है कि उसके प्रोडक्ट में, उसका प्रोडक्ट उसको पूरा नीड प्रोवाइड करेगा, वो उसके लिए बहुत अच्छा है, तब वो हायर प्राइस सेट कर देगा। यानी सीधा सीधी समझो, जब भी प्राइस डिटर्मिनेशन होगा तो गुड्स का, प्रोडक्ट का अगर डिमांड हाई है तो अधिक प्राइस होगा, और वही अगर डिमांड लो है तो प्राइस भी क्या हो जाते हैं, कम हो जाता है। एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट, यानी इसका मतलब द लेवल ऑफ कंपटीशन अफेक्ट्स हाउ मच प्राइसिंग फ्लेक्सिबिलिटी अ कंपनी हैज। इट हाईली कम्पिटिटिव मार्केट में क्या होगा, प्राइस लो रखेगा ताकि कस्टमर अट्रैक्ट कर सके। यानी कि एक प्रोडक्ट के बहुत सारे कंपटीटर्स हैं तो देखोगे कि प्राइस कम रख के लोग कस्टमर को बेचते हैं। तो ज़्यादा कंपटीशन में क्या होगा, प्राइस कम रहेगा। लेकिन वही कम कंपटीशन है तो वहाँ पे वो हाई प्राइस सेट कर देते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट आपका फैक्टर है, कंपटीशन मार्केट में किस तरह का है, उसके अकॉर्डिंग प्राइस का डिटर्मिनेशन होता है। गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशन। रेगुलेशन का मतलब जैसे प्राइस कंट्रोल हो गया, तो बहुत सारे इसेंशियल गुड्स होते हैं, वहाँ पे प्राइस रिस्ट्रिक्शन है, आप उतना उसके अंदर तक ही प्राइस कर सकते हैं। जैसे फूड हो गया, फ्यूल हो गया, मेडिसिन हो गया, इसमें गवर्नमेंट का रेगुलेशन चलता है, उसके अकॉर्डिंग ही प्राइस डिटर्मिनेशन किया जाता है। प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव, कंपनी क्या करती है, प्राइस सेट करती है ऑब्जेक्टिव के आधार पे, ताकि उसको लगता है कि मेरा प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है तो प्राइस बढ़ाना चाहेगा, और जब लगता है कि मेरा सेल नहीं हो रहा है तो प्राइस को, मैंने उस सेल उसका कम हो गया हो और फिर चाहता है कि सेल उसका बढ़े तो प्राइस को कम करके ही बेचना चाहेगा। तो मेन रूप से आपका, अगर कंपनी चाहती है कि प्रॉफिट अधिक हो, जो हर कंपनी चाहती है कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, तो इसके लिए वो हाई प्राइस सेट करता है ताकि उसको अधिक से अधिक मार्जिन में प्रॉफिट हो। तो ये सारे थे फैक्टर जिसके कारण प्राइस डिटर्मिनेशन प्रभावित होता है। तो इस सब को ध्यान में रखकर प्राइस डिसीजन, प्राइस रिलेटेड डिसीजन लिए जाते हैं। अगर एक कंपनी प्रोडक्ट का प्राइस बना रही है तो पहले क्या एनालाइज करेगा, प्रोडक्ट कॉस्ट के बारे में, फिर प्रोडक्ट का डिमांड, और जो प्रोडक्ट वो मार्केट में बेच रहा है उसका यूटिलिटी देखेगा, फिर मार्केट में कंपटीशन किस लेवल का है, गवर्नमेंट का रेगुलेशन भी चेक करेगा, और कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है। ये सारे को ध्यान में रखकर प्राइस डिटर्मिनेशन से रिलेटेड डिसीजन बनाए जाते हैं, जिसे हम प्राइस मिक्स कहते हैं। थर्ड है आपका, अगला मिक्स है प्लेस मिक्स। प्लेस मिक्स का मतलब होता है कि कस्टमर तक सामान कैसे पहुंचेगा, यानी सीधा सीधी समझो कि इसमें प्लेस से रिलेटेड जो भी डिसीजन लिए जाते हैं उसे हम कहेंगे प्लेस मिक्स। तो इट रेफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द डिसीजंस या सेट ऑफ ऑल डिसीजंस रिलेटिंग टू मेक प्रोडक्ट्स अवेलेबल टू कस्टमर। कस्टमर जहाँ तहाँ फैला हुआ है तो कस्टमर तक सामान पहुँच जाए, इससे रिलेटेड जो भी डिसीजन लिए जाते हो आपका प्लेस मिक्स कहलाता है। और प्लेस मिक्स में दो तरह के डिसीजन मेन रूप से लिए जाते हैं, एक चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और एक फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो दोनों को करते हैं प्लेस, याद रखोगे प्लेस मिक्स में दो तरह के डिसीजन लिए जाते हैं, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक एक करके पढ़ते हैं। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इट रेफर्स टू दैट पाथ थ्रू विच द ऑनरशिप एज वेल एज पोजेशन ऑफ गुड्स ट्रांसफर टू द कस्टमर फ्रॉम द प्रोड्यूसर। मान लो ये प्रोड्यूसर है और ये कस्टमर है, तो एक पाथ होता है जहाँ से होकर सामान जो है, प्रोडक्ट जो है कस्टमर तक पहुँचता है। तो ये पाथ जो है इसी को कहते हैं चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब वह पाथ जहाँ से होकर गुड्स या प्रोडक्ट प्रोड्यूसर से कस्टमर तक पहुँचता है। दूसरे वर्ड में कह सकते हैं चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज द पाथ या रूट थ्रू विच गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द फाइनल कंज्यूमर। मतलब ऐसा पाथ जहाँ
प्रोड्यूसर से सामान, जिसके थ्रू प्रोड्यूसर से सामान कस्टमर तक पहुंचता है, वो पाथ या रूट आपका कहलाएगा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। और इसमें बहुत सारे इंटरमीडियरीज भी होते हैं, जैसे होलसेलर। प्रोड्यूसर से सामान कहाँ आएगा? होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, फिर रिटेलर, तब उसके बाद कस्टमर तक पहुंचता है। तो इसमें बहुत सारे इंटरमीडियरीज भी इन्वॉल्व होते हैं जो प्रोड्यूसर से सामान कस्टमर तक पहुंचाने में, मूवमेंट में हेल्प करते हैं, जो मूवमेंट में, स्टोरेज करने में, प्रोडक्ट सेल करने में हेल्प करते हैं, ताकि कस्टमर तक सामान पहुंच जाए, आसानी से पहुंच जाए, सही तरीके से पहुंच जाए। तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? एक पाथ होता है जिस पाथ से होकर प्रोडक्ट प्रोड्यूसर से कस्टमर तक पहुंचता है, और इस पाथ में बहुत सारे मिडिलमैन, बहुत सारे इंटरमीडियरीज भी हो सकते हैं। अब आप देखो, दो तरह का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। एक तो प्रोड्यूसर से डायरेक्ट सामान कस्टमर तक पहुंच गया, और एक तरीका क्या है कि प्रोड्यूसर से सामान होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, फिर रिटेलर, फिर कस्टमर तक पहुंचेगा। इस तरह से होता है। अब अगला टॉपिक है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितने तरह के हैं? तो दो होंगे, एक डायरेक्ट चैनल और एक इनडायरेक्ट चैनल। डायरेक्ट चैनल में क्या होगा कि प्रोड्यूसर सामान डायरेक्टली कस्टमर को बेच देता है, बिना इंटरमीडियरीज का, बिना किसी एजेंट के मदद से। यानी कि प्रोड्यूसर सामान डायरेक्ट कस्टमर को बेच रहा है, वो आपका चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा कहलाएगा? डायरेक्ट चैनल। यानी कि प्रोड्यूसर और कस्टमर डायरेक्ट पाथ है, कस्टमर से, प्रोड्यूसर से कस्टमर तक प्रोडक्ट डायरेक्ट गया। इनडायरेक्ट चैनल में क्या होता है कि जैसे मान लो प्रोड्यूसर है, यहाँ ले लो प्रोड्यूसर है और कस्टमर है, तो प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूसर से कस्टमर तक डायरेक्ट नहीं पहुँच रहा है, इसमें आपका इंटरमीडियरीज के माध्यम से डायरेक्ट पहुँच रहा है, जैसे डीलर, होलसेलर, रिटेलर, ठीक है। तो इसमें इंटरमीडियरीज भी हेल्प आपका इन्वॉल्व हो जाता है। जबकि डायरेक्ट चैनल में प्रोड्यूसर और कस्टमर दो ही आपका पार्टी रहेगा, प्रोड्यूसर से डायरेक्ट सामान कस्टमर तक पहुंचेगा। जबकि इनडायरेक्ट चैनल में प्रोड्यूसर से डायरेक्ट सामान कस्टमर तक ना पहुंचकर इंटरमीडियरीज के माध्यम से सामान कस्टमर तक पहुंचता है। इसमें भी इनडायरेक्ट चैनल में तीन हो जाएगा। वन लेवल चैनल, वन लेवल चैनल में क्या होगा कि एक इंटरमीडियरीज होगा, प्रोड्यूसर और कस्टमर के बीच में एक इंटरमीडियरीज होगा। टू लेवल चैनल में दो इंटरमीडियरीज होगा, जैसे होलसेलर और रिटेलर। और थ्री लेवल चैनल में तीन इंटरमीडियरीज होगा, जैसे कि एजेंट होगा, जिसको हम डीलर भी कह सकते हैं, होलसेलर और रिटेलर। तो ये आपका, जैसे मान लो सिर्फ एक रिटेलर है प्रोड्यूसर और कस्टमर के बीच में, तो ये वन लेवल चैनल। और प्रोड्यूसर और कस्टमर के बीच में दो आपके हैं, एक होलसेलर हो गया और एक रिटेलर हो गया, तो ये टू लेवल चैनल हो गया। जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और रिटेलर तीन आपके इंटरमीडियरीज हैं, तो आपका थ्री लेवल चैनल हो गया। इसको पढ़ लोगे एक बार। अब चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा होना चाहिए? डायरेक्ट चैनल होना चाहिए कि इनडायरेक्ट चैनल होना चाहिए? इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उसको स्टडी करके ही आपको पता चलेगा कि कौन सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमको सिलेक्ट करना चाहिए, चाहे डायरेक्ट चैनल हमारे लिए सही होगा या इनडायरेक्ट चैनल सही होगा। तो पहला है आपका प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर। उसमें फर्स्ट है यूनिट वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट। ध्यान देना, जितने भी हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे लग्जरी आइटम, महंगा आइटम, तो उन सब का डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्ट करना ज़्यादा सही माना जाता है, ठीक है। तो जितने भी महंगा चीज़ें हैं उनका चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए? डायरेक्ट होना चाहिए, क्योंकि इसमें सुनिश्चित होता है महंगा चीज़ है, बीच में कोई किसी का मूड क्या कहते हैं, किसी का नीयत खराब हुआ तो गायब हो सकता है, मतलब रिस्क होता है। तो इंश्योर प्रॉपर हैंडलिंग हो, कंट्रोल मेंटेन रहे, इसके लिए डायरेक्ट चैनल बेस्ट है। लेकिन लो कॉस्ट प्रोडक्ट होता है जिसका कीमत कम है, उसको हम इनडायरेक्ट चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। इसको पहुंचने में समय भी लगता है, तो इंटरमीडियरीज भी ले सकते हैं, जैसे पेरिसेबिलिटी गुड्स, जैसे कि आपका नहीं ये एक सेकेंड, ये नहीं, ये तो अगला टॉपिक में आएगा। तो जितने भी लो कॉस्ट प्रोडक्ट है वो क्या होगा, इंटरमीडियरीज के माध्यम से वो कस्टमर तक पहुंचते हैं, तो इसमें इनडायरेक्ट चैनल यूज़ किया जाता है। पेरिसेबल प्रोडक्ट, पेरिसेबल प्रोडक्ट जो नाशवान वस्तु, जो जल्दी नष्ट हो, जैसे आपका ले लो फूड हो गया, आप ले लो क्या कहते हैं मछली हो गया, आप ले लो वेजिटेबल्स हो गए, तो ये सारे क्या है, पेरिसेबल प्रोडक्ट है। तो इनके लिए क्या चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल फास्ट होना चाहिए। तो ये बेसिकली क्या होता है, डायरेक्ट चैनल ज़्यादा चलता है यहाँ पे, ताकि कस्टमर तक पहुँच जाए, या चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन छोटा होगा, इसमें स्मॉल होगा। अब आपका जैसे कि पटना में मान लो मछली है, या पटना से सब्जी आप क्या करोगे, दूर दूर तक भेजोगे, तो उसमें आपका खर्चा ज़्यादा बढ़ेगा। तो इसमें चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि जो चैनल है, जो पाथ है, वो छोटा होना सही होता है। तो पेरिसेबल प्रोडक्ट्स के लिए क्या डिसीजन है कि अगर पेरिसेबल प्रोडक्ट का व्यापार कर रहे हो तो चैनल क्या होना चाहिए, छोटा रखो, इससे आपका कॉस्ट बेनिफिट होगा।
मार्केट रिलेटेड फैक्टर क्या है, तो नंबर ऑफ बायर्स। अगर आप जो प्रोडक्ट मार्केट में बेच रहे हो और उसके खरीदने वाले अधिक है, लार्ज नंबर है, मास मार्केट है, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट चैनल ज़्यादा सूटेबल है। जैसे कि बहुत सारा मल्टीनेशनल कंपनी होती है, उनके प्रोडक्ट पूरे दुनिया में बिकते हैं, तो क्या करते हैं, इनडायरेक्ट चैनल के माध्यम से अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं, यानी कि बीच में मिडिल मैन रखेंगे। लेकिन एक होता है कि जिसमें फ्यू बायर्स है, तो वहाँ पे आपको इनडायरेक्ट चैनल नहीं, वो डायरेक्ट चैनल है, डायरेक्ट चैनल के माध्यम से आप बेच सकते हो। तो अगर जिसमें बायर्स अधिक हैं, जिस प्रोडक्ट के अधिक बायर्स है, वहाँ इनडायरेक्ट चैनल सूटेबल है, और जहाँ कम बायर्स है वहाँ डायरेक्ट चैनल ज़्यादा सूटेबल है। बाइंग हैबिट, खरीदने की आदत, तो कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर इन्फ्लुएंसेस चैनल जो है, कस्टमर प्रिफर परचेजिंग स्टोर्स, तो यहाँ पे रिटेल चैनल में भी यूज होगा। लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा है तो डायरेक्ट टू कस्टमर ऑनलाइन चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। तो ये खरीद, आप किस तरह से खरीदने का आपका आदत बना हुआ है, उस पर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आपका इफेक्ट करता है, या उस तरह से चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आप चूज कर सकते हो। अगर आप ऑनलाइन खरीद रहे हो तो आप सीधे क्या करो, सेलर से डायरेक्ट मंगा लो, और अगर आप किसी मॉल में जाकर खरीद रहे हो तो मॉल से खरीदो। तो यहाँ पे दो तरीका है, जिस तरह का बाइंग हैबिट हो, बाइंग हैबिट के आधार पर ही आप चूज करो कि आप चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को डायरेक्ट रखना चाहो या इनडायरेक्ट। मार्केट का साइज, अगर लार्ज मार्केट है तो वहाँ पे तो इनडायरेक्ट चैनल चलेगा, लेकिन जहाँ पे स्मॉल मार्केट है, लोकल मार्केट है, वहाँ डायरेक्ट चैनल से काम होगा। जैसे मिठाई उठाई का दुकान देखते होगे, उन लोग का लोकल मार्केट होता है, तो क्या होता है, डायरेक्ट प्रोड्यूसर से सामान कस्टमर तक पहुँचता है। लेकिन बड़े बड़े प्रोडक्ट्स, बड़े बड़े जिस प्रोडक्ट का बड़ा मार्केट है, पूरी दुनिया में मार्केट है, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग जगहों पे उनको सामान भेजना होता है, तो वहाँ डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे इनडायरेक्ट चैनल से ही पॉसिबल है कि आप कस्टमर तक सामान पहुँचा सको। तो एक तो आपका प्लेस मिक्स में एक डिसीजन हो गया, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। एक डिसीजन क्या है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ध्यान से सुनो। It refers to all decision relating to the transportation, inventory, warehousing and other processing of goods। यानी कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हम किससे रिलेटेड डिसीजन लेते हैं, तो गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, गुड्स का इन्वेंट्री, वेयरहाउसिंग, अदर प्रोसेसिंग कैसे होगा, इस संबंध में जो भी हम डिसीजन बनाते हैं, जो भी पॉलिसीज बनाते हो, क्या कहलाएगा, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरे वर्ड में कह सकते हो, Physical distribution refers to the process of moving products from the manufacturer to the final consumer। यानी कि प्रोडक्ट का मूवमेंट मैन्युफैक्चरर से लेकर फाइनल कंज्यूमर तक कैसे होगा, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में अब मान लो हम जैसे बात कर रहे हैं कि प्रोड्यूसर से सामान हमको कस्टमर तक पहुंचना है, तो इसके लिए क्या चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी, वेयर हाउसिंग की ज़रूरत पड़ेगी, इन्वेंट्री चेकिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारे प्रोसेस जो है ये आपके फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाते हैं। तो सवाल है कि कस्टमर तक सामान कैसे पहुंचेगा, कस्टमर तक सामान पहुंचेगा तो उसको स्टोरेज कैसे करेंगे, इन सभी चीज़ों से रिलेटेड जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो आपका फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाता है। हमने कैसे सामान डिस्ट्रीब्यूट होगा प्रोड्यूसर से कस्टमर तक। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का इम्पोर्टेंस है तो इंश्योर्स प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, मतलब कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन अगर है तभी सही जगह पे आप कस्टमर तक सामान को पहुंचा दोगे, सही जगह सही टाइम पे। अब मान लो ठंड का टाइम आ रहा है और मान लो कस्टमर पटना में है और जो जैकेट कस्टमर ख़रीदना चाह रहा है वो जैकेट मान लो बन रहा है चेन्नई में मान लो, और ये चेन्नई प्रोड्यूसर है तो पटना तक वो सामान पहुंचना चाहिए, और अभी ठंड का टाइम है तो अभी टाइम में पहुंचना चाहिए और जगह जहां पे कस्टमर को ज़रूरत है। तो बेसिकली फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि प्रोडक्ट जो है कस्टमर तक पहुंच जाता है समय पे भी और सही जगह पे भी, यानी सही टाइम सही समय पे कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचना चाहिए। इसमें इंश्योर करने का काम फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का। कॉस्ट इफिशियंसी, इससे क्या होता है कि बिजनेस क्या करती है, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इन्वेंट्री कॉस्ट, इससे फ़ायदा होता है। मतलब कि आप जैसे कि आप एक ही बार में बहुत सारा क्वांटिटी में सामान मंगा लो, अगर आपका उसको स्टोर करने के लिए फैसिलिटी, वेयर हाउसिंग किए हो तो आपको कॉस्ट इफेक्टिव होगा, थोड़ा सस्ता पड़ेगा। बार बार खरीदने से अच्छा है कि आप क्या करो, अपने डिमांड के अकॉर्डिंग, सेल के अकॉर्डिंग एक ही बार में लार्ज क्वांटिटी में सामान मंगा दो और वेयर हाउसिंग कर दो, तो इससे फ़ायदा होता है। ऑप्टिमाइजेज इन्वेंट्री, इससे आपका स्टॉक लेवल मेंटेन होता है, मतलब कस्टमर आया और खाली हाथ नहीं जाएगा, यानी कि स्टॉक आउट नहीं होगा। स्टॉक आउट का मतलब कस्टमर आया
आप बोल दिए कि मेरे पास वो सामान नहीं है तो कस्टमर खाली हाथ लौट गया, वो नहीं होना चाहिए। ओवर स्टॉक भी नहीं होगा, मतलब आपको जब ज़रूरत लगे आप क्या करो, आप फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से सामान आराम से अवेलेबल हो जाएगा। तो आपको जब लगे कि आपको स्टॉक चाहिए आप पहले से मंगा कर रख लो, तो स्टॉक लेवल मेंटेन होना आसान हो जाता है। टाइमली डिलीवर होता है, जो कि बहुत सारे प्रोडक्ट जो होते हैं प्रोडक्ट डिलीवरी में स्पीड की ज़रूरत होती है, या कह सकते हो प्रोडक्ट डिलीवरी में स्पीड को बढ़ाता है, मतलब कि आप टाइम पे पहुंच जाए। ऑनलाइन शॉपिंग देखते हो ना, ऑनलाइन शॉपिंग में ऑर्डर कर दिए हैं 2 दिन 3 दिन में, 1 सप्ताह 4 दिन में क्या होता है, सामान डिलीवर हो जाता है। तो ये सब फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से हो रहा है। सपोर्ट्स कम्पिटिटिवनेस, अगर डिस्ट्रीब्यूशन बढ़िया है तो आप क्या कर सकते हैं, आपको कम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा, दूसरे कंपटीटर से आप आगे हो सकते हैं। आपसे 2 कंपनी है, एक कंपनी प्रोडक्ट को डिलीवर करने में 7 दिन लगा रही है और एक कंपनी 3 दिन में दे रही है, तो 3 दिन में जो दे रहा है वो कस्टमर को ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकता है, तो ये कम्पिटिटिव एडवांटेज मिल रहा है। अब यहाँ पे अगला है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का डिसीजन या एलिमेंट्स। तो पहला डिसीजन होता है ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, यानी कि हम कौन सा ट्रांसपोर्ट का तरीका यूज करें, रोड वाला सही रहेगा, रेल वाला सही रहेगा, एयर वाला सही रहेगा या सी के माध्यम से। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इसमें हमको इन्वेंट्री मेंटेन करना है ताकि कस्टमर खाली हाथ नहीं लौटे, और हमेशा ध्यान रखना है कि अगर हम अधिक क्वांटिटी में इन्वेंट्री रखते हैं, स्टॉक रखते हैं, तो वेयर हाउसिंग का खर्चा बढ़ेगा, उसको प्रोटेक्ट करने में आपको मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ेगा, तो ये सब बातों को ध्यान में रखना होता है। वेयर हाउसिंग, अब मान लो दूर से आप सामान मंगा रहे हो तो बार बार तो नहीं मंगा सकते हो, तो एक लार्ज क्वांटिटी में सामान मंगा दिए, फिर उसको क्या करो, वेयर हाउसिंग कर दिए। ऑर्डर प्रोसेसिंग, अब हमको कस्टमर ऑर्डर देगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपना इन्वेंट्री चेक करेंगे। तो ऑर्डर प्रोसेसिंग सीधा सीधी समझो, ऑनलाइन शॉपिंग करते हो ना, तो ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो उसके लिए जिस तरह से आप ऑर्डर देते हो प्रोडक्ट से रिलेटेड, पहले आप ऑर्डर सेलेक्ट करोगे, उसके बाद जाकर क्या करेंगे, आगे का प्रोसेस करते जाकर हम ऑर्डर करते हैं, तो इस तरह से कस्टमर ऑर्डर प्रोसेसिंग होता है। अब उसमें बेसिकली क्या करते हैं, जब भी ऑर्डर प्रोसेसिंग में क्या होगा, जैसे कस्टमर ऑर्डर देता है तो उसको मैनेज करते हैं। जैसे वो ऑर्डर किया तो ऑर्डर एंट्री चेक करेंगे, फिर हमारे पास इन्वेंट्री, वो इन्वेंट्री चेक होगा, उसके बाद उसको पिक करेंगे, फिर पैकिंग करेंगे, फिर कस्टमर के पास उसको डिस्पैच करेंगे ताकि समय पे डिलीवर हो जाए। तो ये सारा आपका फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का डिसीजन माना जाता है या एलिमेंट्स माना जाता है। तो ये बेसिकली मार्केटिंग मिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बड़ा चैप्टर भी है, तो आप लोग इसको अच्छे से देखोगे। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या रोल है, बस ये लास्ट स्लाइड है इसका। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या भूमिका है, पहला यूटिलिटी क्रिएट करता है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट्स प्लेस एंड टाइम यूटिलिटी बाय इंश्योरिंग दैट प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल एट द राइट लोकेशन एंड एट द राइट टाइम फॉर कस्टमर। अब देखो ठंड का टाइम है तो जैकेट के लिए अभी सही समय है, अब हमको जैकेट ठंड में ना मिलकर गर्मी में मिल रहा है, तो गर्मी में हम जैकेट लेकर क्या करेंगे, तो उसका यूटिलिटी खत्म हो जाएगा। तो किसी भी प्रोडक्ट का यूटिलिटी तभी बनेगा ना जब वो कस्टमर तक अवेलेबल हो जाए, कस्टमर जब चाह रहा है, जहाँ चाह रहा है कस्टमर तो वो प्रोडक्ट वहाँ पहुँचा दो, मतलब कि तभी तो कस्टमर खरीदेगा। तो बेसिकली कह सकते हैं कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी क्रिएट कर रहा है यहाँ पे। अगर टाइम पे कस्टमर तक सामान नहीं पहुँचेगा, जहाँ कस्टमर चाह रहा है वहाँ सामान नहीं पहुँचेगा, तो नहीं खरीदेगा, वो नहीं खरीदेगा तो सेल नहीं होगा, तो माना जाएगा कि यूटिलिटी नहीं बना। यूटिलिटी क्रिएट करने में फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का भूमिका है, यही भूमिका है कि इंश्योर करता है वो कि प्रोडक्ट सही जगह पे सही समय पे कस्टमर तक पहुंच जाए। कस्टमर सर्विस इम्प्रूव, यानी कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का एक और भूमिका क्या है, इससे एफिशिएंट फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इंश्योर टाइमली एंड एक्यूरेट डिलीवरी, इससे कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ता है, कस्टमर का लॉयल्टी बढ़ता है। मार्केट शेयर भी, जितना आप ज़्यादा आप डिस्ट्रीब्यूशन पे ध्यान दे रहे हो उतना ज़्यादा आपका मार्केट बनेगा, आपका नए नए मार्केट में इंटर करते जाओगे। जैसे आपका प्रोडक्ट अभी पटना में बिक रहा है, आप चाहते हो कि आपका प्रोडक्ट रांची में बिके, तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से ऐसा कर सकते हो। ऐसा करोगे तो आपका मार्केट शेयर बढ़ता जाएगा। प्राइस स्टेबलाइजेशन, अगर हमारा वेल मैनेज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है तो हेल्प करता है कि हमारा जो सप्लाई स्टेडी हो और शॉर्टेज सरप्लस आपका ना हो, मतलब कि जितना चाहिए उतना ज़रूरत है। तो इससे क्या होता है कि प्राइस, मार्केट में प्राइस स्टेबिलिटी बनी रहती है, मतलब कि स्टॉक ओवर स्टॉक नहीं होता है, जितना सामान चाहिए उतना ही मेंटेन करते हैं, जब जरूरत पड़ेगा हम मंगा लेंगे, तो इससे प्राइस स्टेबलाइजेशन बना रहता है। तो ये था हमारा मार्केटिंग मिक्स कॉन्सेप्ट एंड एलिमेंट 11.2। उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर समझ में आया, हालांकि लेंदी लेक्चर था लेकिन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो चलो बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहो। थैंक यू।